Assalamu alaikum. I am Muhammad Umar and my registration number is 49. Today I am presenting the topic of Helicobacter. सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। ह्यूमन स्टमक लॉन्ग कंसिडर्ड इनहॉस्पिटेबल फॉर बैक्टीरिया कि ह्यूमन का जो स्टमक है ये बैक्टीरिया के लिए या दीगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हॉस्पिटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें HCl पाया जाता है और HCl जो है वो एसिडिक है, जिसकी वजह से ये हॉस्पिटेबल नहीं होता। इसमें कोई भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आसानी से जी नहीं सकते। स्पायरल शेप्ड ऑर्गेनिजम्स ओकेजनली विजुअलाइज्ड इन गैस्ट्रिक म्यूकस लेयर बट नो एविडेंस ऑफ डिजीज एसोसिएशन। स्पायरल यानी गोल शेप के ऑर्गेनिजम्स हमें बारहा नज़र आते हैं। जब भी हम गैस्ट्रिक म्यूकस लेयर की किसी भी किस्म की माइक्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें हमें नज़र आते हैं, लेकिन अब तक इनका डिज़ीज़ के साथ कोई एसोसिएशन नहीं था। 1982 में मार्शल और वारन ने इसे आइडेंटिफाई किया और इसे कल्चर किया और उन्होंने इसे नाम दिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इस डिस्कवरी से एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन आया ड्यूडिनल और गैस्ट्रिक अल्सर की जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि अब तक उनका कोई काज हमें मालूम नहीं था कि ड्यूडिनल अल्सर्स और गैस्ट्रिक अल्सर्स ये किस वजह से होते हैं, और इसकी वजह से अर्न देम द नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन इन 2005। इस डिस्कवरी के बेस पर इन्होंने एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी की थी ड्यूडिनल और गैस्ट्रिक अल्सर की जो ट्रीटमेंट है उसमें, तो इसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। नियरली 20 स्पीशीज़ ऑफ हेलिकोबैक्टर आर नाउ रिकॉग्नाइज। अब तक इसकी तकरीबन 20 तक स्पीशीज़ रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी हैं। The gastric helicobacter colonize the stomachs of animals, the monkeys, cat, dog, tiger, all the herbivores and their own species। तो ये एनिमल्स के जो स्टमक्स हैं इनमें ये पाया जाता है, जिनमें मंकी, कैट, डॉग, टाइगर और दीगर भी हार्बिवर्स शामिल हैं। इसके साथ द बैक्टीरियम लिव्स इन द स्टमक ऑफ हाफ द पीपल इन द वर्ल्ड, यानी तकरीबन दुनिया के आधी आबादी के लोगों में उनके स्टमक्स में ये पाया जाता है। मैनी आर अपेरेंटली वेल एंड मोस्ट हैव एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग, अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। कुछ जो इसमें लोग हैं जिनके स्टमक्स में यह पाया जाता है वो ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ की जो स्टमक लाइनिंग है उनमें पेन होता है और किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन, जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं, वो पाई जाती है। Gastritis is the underlying condition which causes ulcers and other digestive complaints। गैस्ट्राइटिस वो कंडीशन है जिसमें स्टमक के अंदर अल्सर्स बन जाते हैं और अदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो भी डाइजेशन के साथ रिलेटेड हैं वो बन जाते हैं, स्टमक पेन वगैरह, पॉसिबली इंक्लूडिंग कैंसर ऑफ द स्टमक, जिसमें कैंसर भी इंक्लूडेड है। Marshall and Warren culture organisms from human gastric mucosa and show association with gastric inflammation। मार्शल और वारन ने इस बैक्टीरियम को कल्चर किया और इसका ताल्लुक जो है ह्यूमन के डाइजेस्टिव जो डिजीज़ थी या अल्सर्स थे उसके साथ बताया, यानी गैस्ट्राइटिस गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन के साथ इसका उन्होंने ताल्लुक बताया। ये हमें एक स्ट्रेन नज़र आ रहा है, ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का ये स्ट्रेन है जो डॉक्टर मार्शल के स्टमक बायोप्सी से लिया गया था। जब उन्होंने इसका कल्चर जो इन्होंने कल्चर किया था वो उन्होंने लिया था, उन्होंने अपने स्टमक में मतलब उन्होंने उसे पिया था, तो जिसकी वजह से ये स्टेन उन्होंने उसके बाद लिया है, उसके तकरीबन 8 दिन बाद ये सिल्वर स्टेन जो हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ हम अभी इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में जानते हैं कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की मॉर्फोलॉजी किस टाइप की होती है। तो स्पाइरल शेप्ड होता है, ग्राम नेगेटिव होता है और इसके साथ कैटालेस पॉजिटिव होता है, मोटाइल होता है। सबसे बड़ी जो इसकी मेन पॉइंट है इसकी मॉर्फोलॉजी में वो मोटाइल होता है विद 4 to 6 फ्लैजिलास। फ्लैजिलास एक किस्म की डंडियाँ होती हैं जो इसके साथ अटैच्ड होती हैं, जो इसे सबसे ज़्यादा मोटिलिटी में मदद देती हैं, और ये इसकी मॉर्फोलॉजी का इसकी फिजियोलॉजी का सबसे मेन पॉइंट है। आलमोस्ट ऑल द बैक्टीरिया हैव द सेम साइज़, तकरीबन सभी सेम साइज़ के होते हैं, 2.5 to 4.0 माइक्रोमीटर, और जो विड्थ है इनकी
वो 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर। माइक्रो एरोफिलिक, it requires oxygen but at lower levels than those contained in the atmosphere। ये माइक्रो एरोफिलिक होते हैं, यानी इन्हें ऑक्सीजन की बहुत ही कम मिकदार चाहिए होती है, जैसे कि और ऑर्गेनिजम्स की निस्बत इन्हें बहुत कम चाहिए होती है। With its flagella and its own spiral shape, the bacterium drills into the mucus layer of the stomach and can either be found suspended in gastric mucosa or attached to epithelial cell। ह्यूमन स्टमक की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, जिनमें एक म्यूकस लेयर होती है जो सबसे इनर साइड पे होती है, और इसके बाद एपिथेलियल लेयर। तो ये अपनी जो फ्लैजेलाज हैं और इसकी स्पाइरल शेप है, इसकी वजह से ये ड्रिल कर सकता है और ह्यूमन की म्यूकोसा लेयर को ये पार करके एपिथेलियल सेल के साथ अटैच हो सकता है। तो इसके अंदर ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर ये स्टमक में रहेगा तो स्टमक में HCl इसके लिए इनहॉस्पिटेबल है, इसीलिए ये ड्रिल करके और अपनी फ्लैजेलास की बेस पे ये अंदर एंटर हो सकता है। ये इसका एक दूसरा ग्राम स्टेन है जो एक पेशेंट का लिया गया है, उसके ड्यूडिनल अल्सर का, जिसमें हमें इसकी स्पाइरल शेप नज़र आ रही है। इसके साथ इसकी एपिडेमियोलॉजी है। द मोस्ट कॉमन क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, कि ये सबसे ज़्यादा क्रोनिक है क्योंकि ये HCl की एसिडिटी को भी ये क्रॉस कर देता है, और ह्यूमन का स्टमक जो कि एक मेन ऑर्गन है जो कि डाइजेशन परफॉर्म करता है, एनर्जी का एक मेन बेस है, उसके साथ ये रिलेटेड है, तो इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक है। The risk of acquiring H. pylori infection is related to socio-economic status and living condition early in life। तो इसका जो रिस्क है इसकी एक्वायरिंग का, वो सोशियो इकोनॉमिक है, जैसे कि सोशल लाइफ और इकोनॉमिकल लाइफ, यानी स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। जो नीचे स्टैंडर्ड के लोग हैं, यानी जो रूरल एरिया में रहते हैं या जो गांव देहात वगैरह में रहते हैं, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थोड़ा सा कम है, लो है, तो उसके साथ भी ये रिलेटेड है, क्योंकि फूड के साथ रिलेटेड है। इसका अभी तक मेन काज मालूम नहीं है कि ये किसकी वजह से ये ट्रांसफ़र होता है, लेकिन हमें इससे ये इसके साथ ये रिलेटेड है कि सोशियो इकोनॉमिक, यानी जितना लोगों का स्टैंडर्ड नीचे होता है तो वो उसी टाइप का वो वाटर पीते हैं, या और जो फूड उनका होता है तो उससे ये रिलेटेड है, यानी लो स्टैंडर्ड के फूड से ये हो सकता है। डेवलपिंग नेशंस, उसमें द मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन आर इन्फेक्टेड बिफोर द एज ऑफ 10। द प्रिवेलेंस इन एडल्ट्स पीक एट मोर देन 80% बिफोर एज 50। जो डेवलपिंग नेशंस है उनमें 10 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनको हो सकता है, और जो एडल्ट्स हैं 80% वो एज ऑफ 50 यानी 50 साल से नीचे के एडल्ट्स को हो सकता है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें बच्चों में जो एविडेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन इज़ अनयूजुअल बट बिकम्स मोर कॉमन ड्यूरिंग एडल्टहुड, यानी जब वो बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे होते हैं तो सुपरविजन में जो क्लियर फूड खाते हैं जिसकी वजह से ये उन्हें ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन एडल्टहुड में ये उन्हें हो सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरियस के बारे में अभी हम जानते हैं। ट्रांसमिशन रूट बाय विच इन्फेक्शन अकर्स रिमेन अननोन। यह अभी तक अननोन है कि ये किसकी वजह से ये ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से ये क्रॉनिक है, कि अगर इसका काज मालूम हो जाए तो इससे बचाव मुमकिन है, एहतियात मुमकिन है। इसकी वजह से ये अभी तक एक क्रॉनिक है और इसका रूट अननोन है। ह्यूमन्स आर मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन इफ़ नॉट ओनली रिजर्वायर। ह्यूमन इसके रिजर्वायर भी हैं और मेजर सोर्स हैं कि इसकी ट्रांसमिशन के एक दूसरे से, यानी एक ह्यूमन से ज़्यादातर दूसरों को होता है। इनमें एनिमल का रोल वो कम है लेकिन कम है। ट्रांसमिशन अमंग पर्सन्स शेयरिंग द सेम लिविंग एनवायरनमेंट, यानी जो एक ही सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उनसे एक दूसरे को ये आसानी से हो सकता है। फैमिली मेम्बर्स ऑफन कैरी सेम स्ट्रेन। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी थ्रू ईदर फीकल, ओरल
और ओरल एक्सपोजर सीम मोस्ट लाइकली, यानी ब्रीथिंग की वजह से या ये फीकल वेस्ट की वजह से, और जो एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं पर्सन टू पर्सन, उन्हें हो सकता है। ऑर्गेनिज्म कैन बी कल्चर्ड फ्रॉम फीसेस, इसे फीसेस से कल्चर भी किया जा सकता है क्योंकि ये उसमें पाया जाता है। इन्फेक्शन फ्रॉम एनवायरनमेंट और फ्रॉम एनिमल्स कैन नॉट बी टोटली एक्सक्लूडेड, यानी इन्वायरमेंट से या एनिमल से ये हो सकता है, इसे हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। हो सकता है लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर ह्यूमन से होता है। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एच पाइलोरी, जब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बॉडी में एंटर हो जाता है तो इसके अंदर जो सबसे मेन एबिलिटी है वो ये है कि स्टमक के एसिड से ये फाइट कर सकता है। दैट डज रीचेज विद द एंजाइम कॉल्ड यूरिएज, ये एक एंजाइम यूरिएज के साथ मिल जाता है और ये स्टमक के एसिड से फाइट करता है। यूरिएज कन्वर्ट्स यूरिया ऑफ विच देयर इज एन एबंडेंट सप्लाई इन द स्टमक फ्रॉम सलाइवा एंड गैस्ट्रिक जूसेस। यूरिएज यूरिया को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करता है क्योंकि यूरिया सलाइवा में और गैस्ट्रिक जूसेस में बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। ये यूरिएज यूरिया को बाइकार्बोनेट और एमोनिया में कन्वर्ट करता है, विच आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। दिस क्रिएट्स अ क्लाउड ऑफ एसिड न्यूट्रलाइजिंग केमिकल्स अराउंड द एच पाइलोरी। अब जब यूरिएज यूरिया को कन्वर्ट करता है बाइकार्बोनेट और एमोनिया में, बाइकार्बोनेट और एमोनिया ये एक स्ट्रॉन्ग बेसिस है। जब एक एसिडिक एनवायरनमेंट में दो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्रिएट हो जाती हैं, यूरिएज जो उन्हें क्रिएट करता है यूरिया की कन्वर्जन में, तो वो एच पाइलोरी की गिर जमा हो जाती हैं और उसके लिए एक हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट, एक एसिडिक एनवायरनमेंट में यानी HCl और स्टमक में उसके लिए क्रिएट कर देती हैं। न्यूट्रलाइजिंग केमिकल अराउंड द एच पाइलोरी प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द एसिड इन स्टमक, जो स्टमक के अंदर एसिड है उससे इसे प्रोटेक्ट करती हैं। कि हमें एक रिएक्शन दिखाया गया है कि जो बाइकार्बोनेट है और एमोनिया है, ये यूरिएज जब यूरिया को कन्वर्ट करता है तो ये कैसे बन जाते हैं। बाइकार्बोनेट HCO3 और इसके साथ 2NH4 एमोनिया, यानी 2 मॉलिक्यूल्स एमोनिया कैसे बन जाते हैं। द रिएक्शन ऑफ यूरिया हाइड्रोलाइसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ एच पाइलोरी बाय द ब्रेथ टेस्ट। तो ये जब ब्रेथ टेस्ट होता है तो इसमें ये रिएक्शन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेस पर ब्रेथ टेस्ट किया गया है। ब्रेथ टेस्ट अभी हम इससे आगे पढ़ेंगे। साइट ऑफ इन्फेक्शन, हाईली अडाप्टेड ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्स ओनली ऑन गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी जिन ऑर्गेनिजम्स में गैस्ट्रिक म्यूकोसा पर डाइजेशन होती है तो उनमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। गैस्ट्रिक एंट्रियम इज़ द मोस्ट फेवरेट साइट। गैस्ट्रिक एंट्रियम वो साइड होती है जिसमें जो म्यूकोसा लेयर है वो प्रेजेंट होती है और वहाँ पर किसी भी एसिड की जो प्रोडक्शन है वो नहीं होती। अगर एसिड की प्रोडक्शन नहीं होगी तो इसकी सेल वॉल डाइजेस्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से ये अपने लिए एक बेसिक माहौल आसानी से तलाश कर सकेगा और वहाँ पर सरवाइव कर सकेगा। प्रेजेंट इन द म्यूकस दैट ओवरलाइज द म्यूकोसा, कि जो म्यूकोसा के ऊपर म्यूकस जमा होता है तो उसमें ये पाया जाता है। पैथोजेनेसिस के बारे में इसकी हम जानते हैं तो मोस्ट बैक्टीरिया आर किल्ड इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ऑफ गैस्ट्रिक लूमन, यानी गैस्ट्रिक लूमन के जो इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, इसमें जो मोस्टली बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाते हैं। H. pylori proliferates in mucus layer over epithelium and it is not clear by the host immune response. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो म्यूकस लेयर है अपने फ्लैजेलास की बेस पे और अपने स्पाइरल शेप की बेस में ड्रिल कर जाता है और एपिथेलियल सेल तक पहुंच जाता है, जिसके लिए ह्यूमन का यानी जो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स है वो इसे ख़त्म नहीं कर सकता, क्लियर नहीं कर सकता। Pathophysiology of Helicobacter pylori infection and its eventual clinical outcome is a complex interaction between the host and the bacterium. इसका जो इन्फेक्शन है वो एक बहुत ही एवेंचुअल क्लिनिकल आउटकम हमें देता है, यानी ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स इंटरेक्शन है होस्ट के और बैक्टीरियम के दरमियान, क्योंकि ये क्रोनिक है और
डाइजेशन से रिलेटेड है। Helicobacter pylori survives and grows there because of variety of virulence factors that contribute to gastric inflammation. After gastric acid production, the after alter gastric acid production and cause टिश्यू डिस्ट्रक्शन। एच पाइलोरी ये सर्वाइव कर जाता है स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में। इसकी जो वैरायटी ऑफ वायरुलेंस फैक्टर्स हैं, यानी ये जो गैस्ट्रिक जूस से यानी जो एसिड है HCl उससे ये फाइट कर जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और जब ये इंसर्ट हो जाता है म्यूकोसा लेयर में, उसके बाद जब ये गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को अल्टर करता है तो उसकी वजह से टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है। जब क्योंकि म्यूकोसा लेयर जब ख़राब हो जाती है तो नीचे एपिथेलियल लेयर आती है। तो जब गैस्ट्रिक जूस और HCl जब रिलीज़ होता है डाइजेशन के लिए, तो जब म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट नहीं होगी तो वो सीधे एपिथेलियल जो लेयर है उसे लगेंगे, और जिसकी वजह से उसकी टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगी। फ्लैजेला अलाउज पेंट्रेशन ऑफ H पाइलोरी टू इनटू गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेयर। जो मैंने पहले ही बताया कि फ्लैजेला ये जो इसके साथ अटैच्ड हैं इसी मूवमेंट में मदद देते हैं, तो ये इसे म्यूकस की लेयर में पेनिट्रेशन में मदद करते हैं। एडहेशंस मेडिएट बाइंडिंग टू होस्ट सेल्स, मतलब इसकी जो एडहेशन है वो मेडिएट है, नॉर्मल है। और टिश्यू डैमेज इसका जो है वो म्यूकेन्स एंड फॉस्फोलाइपेजेस, ये जो दो केमिकल्स हैं ये गैस्ट्रिक म्यूकस को डिस्टर्ब करते हैं। और इसके साथ एक ये जो दूसरा केमिकल है वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन, ये एपिथेलियल सेल में वैक्यूलेशन को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से सेल डैमेज होता है। सिम्टम्स इसके क्या हैं इस डिज़ीज़ के, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के, कि एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन विद बर्निंग और नाविंग सेंसेशन, यानी बहुत ही सीवियर किस्म का एब्डोमिनल पेन होगा। पेन इज़ ऑफन मेड वर्स विद एम्प्टी स्टमक, जब स्टमक एम्प्टी होगा, जब म्यूकोसा लेयर वो जो एपिथेलियल लेयर्स हैं वो आपस में टच होंगी या एसिडिटी और गैस्ट्रिक जूसेस के साथ जब वो कांटेक्ट में आएंगे तो वो एक सीवियर पेन काज करेंगे। नाइट टाइम पेन इज़ कॉमन, यानी रात के टाइम पेन कॉमन है। पुअर एपिटाइट, इसमें भूख नहीं लगेगी। वेट लॉस होगा, हार्ट बर्न और इनडाइजेशन होगी, ब्लीचिंग होगा, नाजिया होगा, वोमिटिंग, उल्टी आएगी और ब्लड इन स्टूल। डिजीज इज एसोसिएटेड विद H पाइलोरी। ड्यूडिनल अल्सर, यानी ड्यूडिनम में अल्सर होगा, गैस्ट्रिक अल्सर स्टमक में अल्सर होगा, और नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, और इसके साथ ये सिंड्रोम्स हैं ये हो सकते हैं, स्टमक कैंसर हो सकता है और माल्ट लिम्फोमा हो सकता है। ये ड्यूडिनल अल्सर की हमें एक पिक्चर दिखाई गई है गैस्ट्रिक अल्सर की, कि ये इस टाइप के अल्सर इसकी ये क्रिएट कर सकते हैं। इनमें जो मेन काज होता है अल्सर की क्रिएशन का वो बैक्टीरिया का भी होता है और एसिड का भी होता है, क्योंकि जब एसिड कांटेक्ट में आता है बॉडी के साथ तो वो अल्सर वो ज़ख़म काज करता है। ये स्टमक कैंसर हमें एक दिखाया गया है कि स्टमक कैंसर, ये स्टमक के जो मेन पार्ट्स हैं जहाँ पर मोस्टली डाइजेशन होती है तो वहाँ पर ये काज कर सकता है। अब इसके साथ इसकी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस है और कुछ टेस्ट हैं। सीरोलॉजी टेस्ट होता है खून का, जिसकी वजह से इसकी एग्जामिनेशन हो सकती है, और यूरिया ब्रेथ टेस्ट है जिसमें कार्बन 14 जो आइसोटोप है इसे पेशेंट को दिया जाता है, और उसके साथ जब उसका ब्रेथ टेस्ट लिया जाता है उसमें कार्बन 14 की जो मकदार है उसे चेक किया जाता है, और जब ज़्यादा हो मकदार उसकी, जब जो मकदार कार्बन 14 जो आइसोटोप है जब CO2 के साथ इसकी मकदार ज़्यादा हो तो ये इंडिकेशन है इस बात की कि ये पाया जाता है। और फेशियल एंटीजन टेस्ट है, जो फीसेस हैं उनकी उसकी टेस्टिंग की जा सकती है, उसमें ये डिटेक्ट हो सकता है जो सबसे ईजीएस्ट वे है। और PCR हो सकता है, PCR में इसकी डिटेक्शन हो सकती है। कैन डिटेक्ट HP विद अ फ्यू आवर्स नॉट रूटीन इन क्लिनिकल यूज़,
यानी ये रूटीन में नहीं, लेकिन इससे भी इसकी डिटेक्शन हो सकती है। और यूरिएज टेस्ट, यूरिएज एक्टिविटी इन द स्टमक qualitatively detects active infection with a sensitivity and specificity of more than 90%। यूरिएज टेस्ट में इसीलिए इसकी 90% जो स्पेसिफिसिटी है वो होती है कि ये यूरिएज से, यूरिया से, एमोनिया से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि ये इसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ इन्वेसिव टेस्टिंग है, हिस्टोरिकल एग्जामिनेशन ऑफ बायोप्सी स्पेसिमेंस ऑफ गैस्ट्रिक ड्यूडिनल म्यूकोसा टेक इन एंडोस्कोपी। इसकी बायोप्सी भी हो सकती है और इसे कल्चर भी किया जा सकता है, इसे कल्चर किया जा सकता है और बाद में इसकी टेस्टिंग की जा सकती है, या इसे कल्चर करके बॉडी से निकाल के कल्चर करके इसे किसी मेडिसिन में और इसकी ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जा सकता है।